इकोसिस्टमी घटक में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं जैविक घटक। अभी अपन ने देखा कि जैविक जो घटक है ये दो प्रकार के हैं, उत्पादक और उपभोक्ता। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्पादक, प्रोड्यूसर। उत्पादक क्या है? उत्पादक सभी स्वपोषी जीव उत्पादक होते हैं। सभी स्वपोषी जीव उत्पादक है। अधिकांश उत्पादक हरे पादप, हरे पादप जो है ये मुख्य उत्पादक है। प्रकृति में उत्पादक का काम करने का जो मुख्य काम है वो हरे पादप करते हैं। तो मुख्य उत्पादक कौन है? हरे पादप। अब ये उत्पादक काम क्या करते हैं? उत्पादक का मुख्य काम है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। प्रकाश ऊर्जा जो है, इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं उत्पादक। ठीक, और इसीलिए इनको कहा जाता है उत्पादक जो है ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कन्वर्टर। क्या बोले इनको? कन्वर्टर। कन्वर्टर को कहा जाएगा, या इनको ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। ट्रांसड्यूसर भी बोलेंगे इनको। इसके अलावा अपन देखें कि इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवेश है वो उत्पादक के माध्यम से होता है। अपन सबको पता है कि प्रकृति में ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य की जो ऊर्जा है, इस प्रकाश ऊर्जा को उपभोक्ता डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते, तो इस प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उत्पादक, हरे पादप। और ये हरे पादप जो है, ये हरे पादप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और वही कार्बोहाइड्रेट जो है वो अन्य उपभोक्ताओं के अंदर ट्रांसफर होता है। तो अपने कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवेश उत्पादक द्वारा होता है। इन उत्पादक ही प्रकाश ऊर्जा को इकोसिस्टम में प्रवेश करवाते हैं। इस प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। ठीक, अगर अपन जलीय इकोसिस्टम की बात करें तो जलीय इकोसिस्टम में मुख्य उत्पादक जो है वह है पादप प्लवक। पादप प्लवक। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उत्पादक के बारे में अपन को याद रखनी है। देखो, उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक वे जीव है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये सभी स्वपोषी होते हैं, और मुख्य जो उत्पादक है वह है हरे पादप। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक, तो प्रकाश ऊर्जा को उत्पादक किस में बदलेंगे? रासायनिक ऊर्जा में। और इसीलिए इनको क्या कहा गया है? कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर कहा गया है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रवेश है वो किसके द्वारा होता है? उत्पादक के द्वारा। इस प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसे माना गया है? वह सूर्य। जलीय इकोसिस्टम जो है उनके अंदर मुख्य उत्पादक कौन होते हैं? पादप प्लवक, जो कि स्वपोषी होते हैं। ठीक, ये हो गए अपने जैविक घटक में उत्पादक। अब अपन देखते हैं
उपभोक्ता, उपभोक्ता कंज्यूमर। अब सबसे पहले तो अपने देखें कि उपभोक्ता क्या होते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि सभी विषमपोषी इस श्रेणी में आएंगे। सभी जो विषमपोषी है, सभी विषमपोषी जीव उपभोक्ता है। ये उपभोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं। अपन ने कहा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं। जैसे अपन कहें कि घास, ठीक, घास को रैबिट खा रहा है, रैबिट को फॉक्स यानी कि लोमड़ी खा रहा है। अब ये घास है उत्पादक, क्योंकि घास प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। रैबिट, ये रैबिट है शाकाहारी, ये प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड है घास पर, यानी घास को ये भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। और फॉक्स जो है ये है मांसाहारी, लोमड़ी मांसाहारी है, यानी रैबिट खा रही है। तो अपने कहें कि ये लोमड़ी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ऊर्जा घास से ले रही है, क्योंकि रैबिट के पास ऊर्जा कहां से आ रही है? घास से। तो रैबिट तो प्रत्यक्ष रूप से घास से ऊर्जा ले रहा है, लेकिन फॉक्स इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से घास से ऊर्जा ले रही है। तो अपने कह सकते हैं कि उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है। ये उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ऊर्जा के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। अब ये उपभोक्ताएं, इन उपभोक्ताओं को अगर अपन दो भागों में डिवाइड करें, एक तो गुरु उपभोक्ता और एक है लघु उपभोक्ता। यानी उपभोक्ता को अपन दो श्रेणियों में यहां पर स्टडी करेंगे। गुरु उपभोक्ता, जिसको मैक्रो कंज्यूमर कहा गया है, और दूसरे हैं लघु उपभोक्ता, जिनको माइक्रो कंज्यूमर कहा गया है। ठीक, अब देखो गुरु उपभोक्ता की विशेषता है कि ये भोजन को पहले ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसका पाचन करते हैं। भोजन को पहले ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं। गुरु उपभोक्ता वो होते हैं जो पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे और उसके बाद में उसका क्या करेंगे? पाचन। ठीक, जबकि ये क्या करते हैं? लघु उपभोक्ता जो होते हैं ये अपने एंजाइमों के द्वारा पहले भोजन का बाहर पाचन करते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं। अब गुरु उपभोक्ता जो है, इनमें सबसे पहले अपन देखें गुरु उपभोक्ता में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव है जो भोजन के लिए पादप खाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ठीक, जैसे कि घास है और घास को रैबिट खा रहा है, घास को गाय खा रही है, ठीक, भैंस खा रही है। तो ये सब क्या है? ये सब है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, अब इसके बाद नंबर 2 पे आता है द्वितीयक उपभोक्ता।
द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता ये है मांसाहारी। अभी अपन ने देखा घास, घास को रेबिट खा रहा है और रेबिट को फॉक्स, तो ये फॉक्स जो है ये है द्वितीयक उपभोक्ता। यानी कि शाकाहारी को खाने वाले जो मांसाहारी प्राणी हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। इसके अलावा और भी उदाहरण अपन देखें, जैसे कि बिल्ली, सांप, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता है। नंबर 3 आता है शीर्षस्थ उपभोक्ता। शीर्षस्थ उपभोक्ता। अब शीर्षस्थ उपभोक्ता क्या होते हैं? शीर्षस्थ उपभोक्ता सर्वाहारी प्राणी है, ये सर्वाहारी होते हैं। और अपन ये कह सकते हैं कि शीर्षस्थ उपभोक्ता वो उपभोक्ता है जिनको प्रकृति में अन्य जीव मार के नहीं खाते, यानी इन प्राणियों को अन्य जीव मार के नहीं खाएंगे। जैसे कि शेर है, शेर शीर्षस्थ उपभोक्ता है। शेर की वजह से मोर है, बाज है, ये शीर्षस्थ उपभोक्ता है। ऐसे प्राणी हैं जिनको प्रकृति में अन्य जीव मार करके नहीं खाते हैं। तो अपन ने गुरु उपभोक्ता जो है इनको 3 भागों में डिवाइड किया, प्राथमिक, द्वितीयक और शीर्षस्थ। जैसे अपन यहां पर देखें, घास ये उत्पादक है, अभी अपन ने देखा। अब इस घास को खाने वाला है प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी। इस प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला कौन है? ये है द्वितीयक उपभोक्ता। और इसको खाने वाला जैसे मान लो लोइन है, तो ये लोइन है शीर्षस्थ उपभोक्ता। शीर्षस्थ उपभोक्ता की एक और विशेषता है कि प्रकृति में इनको अन्य जीव मार के नहीं खाता है। ठीक, अब अपन ने यहां पर देखा प्राथमिक, द्वितीयक और शीर्षस्थ उपभोक्ता। अधिकांशतः खाद्य श्रृंखलाओं में ये 3 ही होते हैं, लेकिन जो जटिल इकोसिस्टम होते हैं, तो जटिल इकोसिस्टम में तृतीयक उपभोक्ता भी होता है। और वहां पर फिर अपन देखते हैं कि तृतीयक उपभोक्ता इन दोनों के बीच में आएगा और फिर उसके बाद शीर्षस्थ उपभोक्ता आता है। तो वो जटिल इकोसिस्टम होते हैं। अब अपन देखें लघु उपभोक्ता। लघु उपभोक्ता लघु उपभोक्ता का काम क्या है? लघु उपभोक्ता ऐसे जीव हैं जो मृत पादप और मृत जंतुओं के शरीर का अपहरण करते हैं। मृत पादप व मृत जंतुओं के शरीर का क्या करेंगे? अपघटन। क्लियर है? जैसे कोई पादप है, कोई भी जंतु मृत शरीर है, अब उसका अपघटन करने के लिए, उसको मिट्टी में मिलाने का जो काम है वो लघु उपभोक्ता करते हैं। और इसके मुख्य उदाहरण है वह है जीवाणु और कवक। मुख्य लघु उपभोक्ता कौन है? जीवाणु और कवक। ये जो लघु उपभोक्ता है ये खनिज चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। खनिज चक्रण में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं और इनको खाद्य श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता। जैसे पेपर यहां पर देखिए खाद्य श्रृंखला बन गई है ना, तो इस खाद्य श्रृंखला में लघु उपभोक्ताओं को शामिल नहीं करते। तो ध्यान दें आप लोग, लघु उपभोक्ता वो होते हैं जो मृत पादप और मृत जंतुओं के शरीर का क्या करते हैं? अपहरण करते हैं। मुख्य उदाहरण क्या है इसके? जीवाणु और कवक। ये खनिज चक्रण में मुख्य भूमिका निभाते हैं
और खाद्य श्रृंखला में वो शामिल नहीं किया जाता। तो ये हो गए अपने उपभोक्ता के प्रकार। उपभोक्ता अपने दो भागों में डिवाइड की, एक तो गुरु उपभोक्ता और दूसरे लघु उपभोक्ता। गुरु उपभोक्ता के 3 प्रकार और लघु उपभोक्ता में आते हैं जीवाणु और कवक। अब इसके बाद अपन अगला टॉपिक देखें, इकोसिस्टम के क्रियात्मक पहलू। इकोसिस्टम के क्रियात्मक पहलू, इसमें नंबर 1 है ऊर्जा प्रवाह, नंबर 2 है खनिज चक्रण, नंबर 3 है उत्पादकता और नंबर 4 है अपघटन। ठीक, यहां पर अपन देखें ऊर्जा प्रवाह को समझते हैं। देखो, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैसे मान लो अपन कह रहे हैं खाद्य जो श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको उदाहरण समझते हैं अपन। जैसे कि पादप, इसको खाने वाला है रैबिट, फॉक्स, लोही, ये बन गए खाद्य श्रृंखला। यहां पर पादप उत्पादक का काम करेंगे और ये बाकी सबके, ये सब है उपभोक्ता। सबसे अधिक ऊर्जा होती है इस उत्पादक के पास। जैसे जैसे ऊर्जा भोजन के रूप में आगे बढ़ेगी तो ऊर्जा में कमी आती है। अब इस ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इसके 2 नियम हैं। यानी ऊर्जा प्रवाह को समझने के लिए 2 नियम बनाए गए हैं। प्रथम नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं और ऊर्जा को नहीं उत्पन्न बना सकते हैं। ऊर्जा न तो नष्ट होती है और नहीं ऊर्जा को अपन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये तो है ऊर्जा का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम ये कहता है कि जब भोजन के रूप में ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचती है तो उपापचय गतिविधियों के रूप में ऊर्जा का उष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। दोबारा समझे आप लोग। जब ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचती है तो उपापचय गतिविधियों के रूप में ऊर्जा क्षय हो जाती है, ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अपन खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं तो ऊर्जा में कमी होती जाती है। और इस ऊर्जा प्रवाह को समझाने के लिए एक नियम भी अपन आगे पढ़ेंगे, 10% का नियम। 10% का जो नियम है वो ये कहता है कि एक जीव से दूसरे जीव में केवल 10% ऊर्जा का ये स्थानांतरण होता है। 90% ऊर्जा वो जीव अपनी उपापचय गतिविधियों में खर्च कर देता है। ठीक, तो यहां पर ऊर्जा का जो प्रवाह है ये 2 नियमों के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है और ऊर्जा को नहीं बनाया जा सकता है। द्वितीय नियम ये कहता है कि जब भी ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचती है तो ऊर्जा में कमी आ जाती है। ठीक, अब ये तो हो गए अपने
इकोसिस्टम में क्रियात्मक पहलू। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें अपन पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना वो है खाद्य श्रृंखला। अब देखो बच्चों, खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगी। देखो, प्रकृति में या इकोसिस्टम के अंदर भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और ये एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इकोसिस्टम में भोजन ऊर्जा के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और ये एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इसे कहा गया है खाद्य श्रृंखला। तो अपन पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं यहां पर कि इकोसिस्टम में प्रत्येक जीव भोजन ऊर्जा के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और ये सभी एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसे क्या बोलेंगे खाद्य श्रृंखला। नंबर, ये जो खाद्य श्रृंखला बनेगी, इस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो भोजन के रूप में होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह भोजन के रूप में होता है। खाद्य श्रृंखला होती है तो उस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होगा? भोजन के रूप में होगा। अब ये जो खाद्य श्रृंखला बनेगी तो इस खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक जीव को पोषण स्तर कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक जीव को पोषण स्तर कहते हैं। प्रत्येक जीव क्या बोलेंगे अपन? पोषण स्तर। ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाएगी। ठीक। अब प्रकृति में या इकोसिस्टम में जो खाद्य श्रृंखलाएं मिलती है तो अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं में 4 पोषण स्तर होते हैं। अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं में 4 पोषण स्तर होते हैं। ठीक। जैसे अपन देखें, प्राथमिक पोषण स्तर, ट्रॉफिकल लेवल नंबर 1, T1 से लिखते हैं इसको, और ये T1 है उत्पादक। ठीक। फिर है द्वितीयक पोषण स्तर, इसको T2 से लिखेंगे। ये है प्राथमिक उपभोक्ता। फिर तृतीय पोषण स्तर, तृतीय पोषण स्तर T3, ये है द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर एक चतुर्थ पोषण स्तर T4, इसको अपन बोलेंगे शीर्षस्थ उपभोग। प्रकृति के अधिकांश जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं
उनमें 4 पोषण स्तर पाए जाते हैं। ज्यादा पोषण स्तर क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ते हैं वैसे 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 ऊर्जा में कमी आती है। जैसे अभी अपन देखें ग्रास, ग्रास को खाने वाला रेबिट, रेबिट को फॉक्स, फॉक्स को लोयन। यहां पर ग्रास है T1, रेबिट T2, फॉक्स T3, लोयन T4। ये पोषण स्तर प्रथम जो उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक पोषण स्तर बनाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक पोषण स्तर बनाएगा, और यह शीर्षस्थ उपभोक्ता जो कि चतुर्थ पोषण स्तर बनाएगा। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो है ग्रास, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा को रसायनिक ऊर्जा में बदलने का काम यही करते हैं। यहां से ऊर्जा रेबिट में जाएगी, रेबिट से फॉक्स में, और फॉक्स से लोयन। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा आगे बढ़ती है वैसे वैसे ऊर्जा में कमी होती जाती है, और पारिस्थितिक रूप से सबसे कम ऊर्जा किसके पास होती है? लोयन के पास। ठीक। लेकिन जो जटिल इकोसिस्टम होते हैं, तो जटिल इकोसिस्टम के अंदर इन पोषण स्तरों की संख्या 5 होती है। ध्यान दें आप लोग, जटिल इकोसिस्टम जो होते हैं उन जटिल इकोसिस्टम में 5 पोषण स्तर पाए जाते हैं। कितने मिलेंगे? 5 पोषण स्तर होते हैं जटिल इकोसिस्टम के अंदर। तो फिर वो 5वां कहां पर बढ़ जाता है? वो यहां पर। जैसे ये T1 है उत्पादक, T2, T3 यहां तक सेम रहेगा, T4 यहां पर है तृतीय उपभोक्ता, और T5 जो है वो शीर्षस्थ उपभोक्ता बन जाता है। ठीक। अब अपन यहां पर पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला के प्रकार, खाद्य श्रृंखला के प्रकार। तो अगला टॉपिक है अपना खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं अपन यहां पर पढ़ते हैं। नंबर 1 चारण खाद्य श्रृंखला। ठीक। चारण खाद्य श्रृंखला को परभक्षी खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। परभक्षी। नंबर 2 परजीवी खाद्य श्रृंखला, और नंबर 3 है मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला की क्या विशेषता है? चारण खाद्य श्रृंखला सबसे पहले तो अपने देखें कि प्रकृति में अधिकांश खाद्य श्रृंखलाएं इसी प्रकार की। ठीक। अधिकांश खाद्य श्रृंखलाएं इसी प्रकार की है। अधिकांश जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं प्रकृति में वो इसी प्रकार की होती है। इनकी विशेषता है कि ये उत्पादक से प्रारंभ होती है। उत्पादक से प्रारंभ होगी, छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जाती है। ठीक। देखो चारण खाद्य श्रृंखला के उदाहरण देखते हैं अपन। चारण खाद्य श्रृंखला के उदाहरण में अपन देखें, पहला उदाहरण देखें अपन घास स्थल में। ठीक। घास स्थल में अपन भी देखें कि जैसे घास है, अब घास को खरगोश खा रहे हैं,
खरगोश को लोमड़ी और लोमड़ी को सेर। तो यहां पर घास जो है, इस घास को अपन उत्पादक बोलेंगे, खरगोश को प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे, लोमड़ी को द्वितीय उपभोक्ता बोलेंगे और शेर जो है ये है शीर्षस्थ उपभोक्ता। घास, इसको अपन T1 बोलेंगे, इसको अपन T2 बोलेंगे, ये है T3 और ये है T4। ये है घास स्थल में मिलने वाली 4 खाद्य श्रृंखला। ऐसे अगर अपन जलीय इकोसिस्टम में देखें, जलीय इकोसिस्टम में अपन देखें पादप प्लवक, जंतु प्लवक, छोटी मछलियां और बड़ी मछलियां। बड़ी मछलियां, ठीक। इसमें अपन देखें कि ये पादप प्लवक, ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता और ये शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो यहां पर जलीय इकोसिस्टम में 4 खाद्य श्रृंखला होगी। दूसरी खाद्य जो श्रृंखला है वो है परजीवी। परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला जो है ये भी उत्पादक से ही प्रारंभ होती है, उत्पादक से प्रारंभ होगी, लेकिन ये बड़े जीव से छोटे जीव की ओर जाती है, बड़े जीव से छोटे जीव की ओर जाती है। परजीवी खाद्य श्रृंखला देखें अपन, इसका उदाहरण देखें वृक्ष इको सिस्टम में, जैसे वृक्ष है, वृक्ष और पक्षी है और पक्षी पर परजीवी है। वृक्ष ये उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता और ये बन गया द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये हैं परजीवी प्रकार की खाद्य श्रृंखला। इसमें भी देखिए अपन, ये उत्पादक से शुरू हो रही है, लेकिन ये बड़े जीव से छोटे जीव की ओर जा रही है। वृक्ष बड़ा जीव है, परजीवी छोटा है, लेकिन इसकी क्या विशेषता थी, यहाँ पर ये छोटे जीव से शुरू होकर के बड़े जीव की ओर जा रही है। ये दोनों ही प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं हैं, ये प्रकाश पर निर्भर है, क्योंकि उत्पादक से शुरू हो रही है दोनों, इससे प्रकाश पर निर्भर है और इनमें ऊर्जा का जो प्रवाह है वो तीव्र गति से होता है, ठीक। अब अपन देखते हैं तीसरी जो खाद्य श्रृंखला है वह है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, देखो इसको देखते हैं अपन मृतोपजीवी को। मृतोपजीवी प्रकार की खाद्य श्रृंखला है, ये मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होती है, मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होगी। यहां पर प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो जीवाणु और कवक होते हैं। जैसे अपन यहां पर देखें मृत कार्बनिक पदार्थ, इन मृत कार्बनिक पदार्थों को खाने वाले होते हैं जीवाणु व कवक, इनका अपघटन करते हैं, इनका अपघटन करेंगे। ये जो मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला छोटी होती है और ये
शुरू होती है मृत पदार्थों से, इसलिए इसको मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। अब इसमें अपन एक चीज ध्यान से देखें कि जो मैंग्रोव वन है या सुंदर वन जो होते हैं, इनमें ये खाद्य श्रृंखला बड़े जीवों की हो जाती है। कैसे? जैसे मृत कार्बनिक पदार्थ है, इस मृत कार्बनिक पदार्थ को जीवाणु कवक खा रहे हैं, फिर इनको मोलस्क, एम्फिड्स, केकड़े और इनको फिर खा रहे हैं बाघ, या फिर इनको छोटी मछलियां खा रही हैं, इनको बाघ खा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंग्रोव वन है, सुंदर वन जो है, इनमें ये जो खाद्य श्रृंखला है मृतोपजीवी, ये बड़े जीवों को जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो मैंग्रोव वन है, यहाँ पर जो बाघ है, ये बाघ छोटी मछलियों को और केकड़ों को खाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर इन बाघ को अपना प्राकृतिक जो भोजन है वो नहीं मिल पाता है, इसलिए ये भोजन ग्रहण करने के लिए छोटी मछलियों और केकड़ों पर निर्भर होते हैं। ठीक, ये हो गया आपके तीनों प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं। अब अपन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट देखें अपन, पोषक निश्चलता क्या होती है। देखो, पोषक निश्चलता किसे कहते हैं? जब अपघटन की क्रिया होती है तो सूक्ष्म जीव अपघटन करते समय कुछ पोषक पदार्थों का उपयोग अपने लिए कर लेते हैं, यानी कुछ पोषक पदार्थ उनके शरीर में बंद हो जाते हैं और वो पोषक पदार्थ कुछ समय के लिए उस चक्र से अलग हो गए। जो खनिज चक्र चल रहा है तो उस चक्र से कुछ समय के लिए वो पोषक पदार्थ अलग हो जाते हैं, उस घटना को कहा जाता है पोषक निश्चलता। नंबर 2, वेल जो है ये द्वितीय उपभोक्ता है। पानी में जो वेल होती है ये द्वितीय उपभोक्ता है। कैसे है? क्योंकि पादप प्लवक जो होते हैं इनको खाने वाले हैं जंतु प्लवक, और जंतु प्लवक को खाती है वेल। वेल क्या है? वेल मछली, ना मछली लेकिन स्तनधारी है, तो ये वेल जो है ये द्वितीय उपभोक्ता है, क्योंकि ये उत्पादक हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, तो फिर ये द्वितीय उपभोक्ता हो गए। नेक्स्ट, नंबर 3, अपन देखें कि मनुष्य, शेर, कॉकरोच ये सर्वाहारी प्राणी हैं। कैसे? ये सर्वाहारी। इसके बाद पादप परजीवी जो होते हैं, पादप परजीवी है प्राथमिक उपभोक्ता। और अगर जंतु परजीवी है तो जंतु परजीवी कैसे हैं? ये है द्वितीयक उपभोक्ता। क्योंकि जैसे पादप है, पादप पर डायरेक्ट निर्भर है परजीवी, तो वो क्या है? प्राथमिक। लेकिन जंतु पर परजीवी है तो फिर वो द्वितीय उपभोक्ता बन जाता है। ऐसे अपन देखें कि कीटाहारी जो पादप होते हैं, कीटाहारी जो पादप है ये उत्पादक भी है और ये द्वितीय
द्वितीयक उपभोक्ता भी है। दोनों काम करेंगे कैसे? जैसे पादप है, कीटाहारी पादप है, प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो उत्पादक है, और कीटों को अगर ये खा रहे हैं तो फिर ये बन गई द्वितीय उपभोक्ता। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट में अपन देखें कि दूध दही को खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या बोलेंगे इनको? द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इनको भी। पोषक निश्चलता क्या होती है? जब भी अपघटन की क्रिया होती है तो सूक्ष्म जीव कुछ पोषक पदार्थों का उपयोग अपने लिए कर लेते हैं स्वयं के लिए, और वो पोषक पदार्थ कुछ समय के लिए उस चक्र से अलग हो जाते हैं, उसे पोषण निश्चलता कहा जाता है। वे द्वितीय उपभोक्ता उदाहरण है, क्योंकि ये जंतुकलवों का ही, मनुष्य, शेर, कॉकरोच ये सर्वाहारी प्राणी है। पादप परजीवी प्राथमिक उपभोक्ता उदाहरण है, लेकिन जंतु परजीवी द्वितीय उपभोक्ता उदाहरण है। कीटाहारी पादप उत्पादक भी होते हैं और द्वितीय उपभोक्ता भी होते हैं। दूध दही का उपयोग करने वाले द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसके अंदर लास्ट टॉपिक अपन देखें, खाद्य जाल। खाद्य जाल, फूड वेब। देखो, इकोसिस्टम में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, इकोसिस्टम की अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती है। तो अपन कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती है। ठीक, अब ये जो खाद्य जाल है, इसमें भोजन का प्रवाह अनेक मार्गों से होता है, लेकिन एक दिशा में होता है। यानी कि भोजन का प्रवाह अनेक मार्गों से होता है, लेकिन एक दिशीय होता है। ठीक, इसके अलावा एक इसका जो विशेष पॉइंट है वो ये है कि खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होता है वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। जितना अधिक जटिल होता है वह उतना ही अधिक स्थायी होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाद्य जाल जितना अधिक जटिल होगा वो उतना ही अधिक क्या होता है? स्थायी होता है। ठीक, तो ये खाद्य जाल कंप्लीट है। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।